2024 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की है, 37 जो है उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए चुने गए हैं। पीडीए को जिस तरीके से सफलता मिली, राहुल गांधी के साथ उनका अलायंस हुआ, उसके बाद से वो लगातार उत्तर प्रदेश की जो 10 असेंबली इलेक्शन के लिए बाइपोल इलेक्शन होना है, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब उनकी नज़र जो है उत्तर प्रदेश के बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर के है। लेकिन हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव कहीं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो नहीं हो रहे, क्या अखिलेश यादव कहीं पॉलिटिकल माइलेज का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि पार्टी का विस्तार, नो डाउट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विस्तार करना चाहती है, और एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा, स्टेटस होता है वो हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए एक फख्र की बात होती है, गौरव की बात होती है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, पीडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो क्या अखिलेश यादव ऐसा कर पाने में कामयाब होंगे? और क्या ऐसा करने के चलते उत्तर प्रदेश के जो 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की सफलता, क्या उस पर एक सवालिया निशान लगेगा? क्या वो कामयाबी के साथ उस विधानसभा के चुनाव को जीत पाएंगे? ये वो सारी चीजें जिस पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो फोकस क्या कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जो 10 असेंबली सीट्स के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वो सीटें नहीं देंगे। कांग्रेस अपनी कैंडिडेट बताए, किनको वो लड़ना चाहती है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। लेकिन उन्हें कुछ चीजें समझनी होंगी। पीडीए का डी और ए, ये उनको समझना पड़ेगा कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें यूनिटी बनी रहे, वो बिखराव ना आए, उनके वोटर्स में एक यूनिटी रहना बहुत जरूरी है। और खास करके जो डी और ए है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डी और ए में बिखराव आएगा तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस भी जो है पुअर हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या वो देश के में उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं, और कितना उनको उसमें सफलता मिलेगी? क्या इससे पार्टी को बहुत बेनिफिट होगा, या सिर्फ ये एक सिंबॉलिक एक्शन रह जाएगा, या वो इस तरीके की डिमांड करके कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? ये वो सारी चीजें जिसको इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, 2022 से ही पीडीए की बात चल रही है और पीडीए का उनको बेनिफिट मिला, मगर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, और वो कई बार ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसके चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा परसेप्शन है लोगों का, ऐसा सोशल मीडिया पे लोग चर्चा करते हैं। बुद्धिजीवी जो हैं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी इस चीज को देखते हो समझते हैं कि कहीं वो महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, नो डाउट उन्होंने 2024 के चुनाव में कांग्रेस के अलायंस के साथ और पीडीए की अपनी स्ट्रेटजी के चलते जिस तरीके की सफलता 37 उन्होंने लोकसभा चुनाव सीटों को जीता, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, इस तरीके से 43 सीट जो है इस इंडिया अलायंस के फेवर में आई। लेकिन ये चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि दलित वोट जो आया समाजवादी पार्टी के फेवर में 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस से आया है, कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से आया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका इम्पैक्ट था, और साथ ही साथ दलित वोटरों में जिस तरीके से यादव वोटों के लिए एक तरीके का रिजर्वेशन रहा है और जो सामाजिक इक्वेशन रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर देखा जाए तो दलित वोट इतनी जल्दी जो है समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। उसके साथ आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जातीय जनगणना की बात की, संविधान के बचाने की बात की, और मायावती की जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान आ गया कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। और फिर आकाश जो कि मायावती जी के भतीजे हैं, उनको जिस तरीके से बीच चुनाव में हटाया गया और वो सारे कोऑर्डिनेटर के पद से, और फिर जिस तरीके से उसका मैसेज गया दलित वोटरों में, उसके बाद जो दलित वोटरों ने पीडीए के पक्ष में वोट किया है उसमें कांग्रेस के रोल की और खास करके राहुल गांधी के रोल की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखनी होगी, और इस चीज को एडमिट करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिकली एडमिट नहीं करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में जरूर इसको कोई ना कोई वेटेज जरूर देना चाहिए। फिर अगर हम बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो देखिए समाजवादी पार्टी को नो डाउट मुसलमान वोट करता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से आदम खां का मामला आया या जिस तरीके से बुलडोजर एक्शंस हुए लगातार, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन रहा, मुसलमान बहुत ज्यादा
सेटिस्फाइड नहीं रहा समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी और जिस तरीके से उन्होंने संविधान की बात करी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की जो बात करी, उसके चलते मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक झुकाव था, इंक्लिनेशन था राहुल गांधी के लिए। और वो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में अलायंस नहीं हुआ होता तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट जो है राहुल गांधी के पक्ष में भी पड़ा होता, कांग्रेस के पक्ष में भी आया होता। और ऐसी सिचुएशन में समाजवादी पार्टी की जो 37 सीट जीतने की सफलता है डेफिनेटली इतनी ब्राइट नहीं होती, ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। और अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो आप आने वाले विधानसभा चुनावों में करके देख सकते हैं। आप इन 10 जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें भी आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यह बात समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम वोटों में जो बिखराव नहीं हुआ, कांग्रेस के फेवर में जो मुसलमान वोट नहीं गए और एक पक्ष इंडिया अलायंस के पक्ष में जो वोट पड़ा, उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस रहा। और इसी तरीके से दलित वोटों का जो फेवर या वोट शिफ्ट हुआ बहुजन समाज पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से, उसके पीछे समाजवादी पार्टी को जो दलित वोट बड़े पैमाने पर मिले, उसमें भी राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस रहा। हाँ, जहां तक पिछड़े वोटों की बात है तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग ने वर्क किया, यादव सीटें कम दी गई, मुस्लिम्स को भी उन्होंने सीटें कम दी, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अलायंस हुआ और फिर कुछ सीटें कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट को मिली तो ओवरऑल मिला करके वो डेंट होने से बच गया। लेकिन उन्होंने कुर्मी वोटर्स को पास जनरल सीट से भी दलित सीटों को दलित कैंडिडेट्स को लड़ाया, जिसका बेनिफिट पार्टी को मिला। लेकिन दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के जो दो मेजर कंपोनेंट हैं, इनका वोट जो नहीं बटा, उसके लिए राहुल गांधी को श्रेय जाता है। और इस चीज को अखिलेश यादव को याद रखना होगा और उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है, क्योंकि उनकी सफलता 2024 की है, 2027 में काफी लंबा वक्त है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो फिर से कमबैक करे और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा करने की पूरी क्षमता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर अभी भी उनकी देश में एक पकड़ है, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अपने समर्थक हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग है। हालांकि जो उन लोकसभा चुनाव में उनको डेंट पहुंचा है वो उसका इंपैक्ट उनके ऊपर आया है, लेकिन वो भी अपनी हिंदुत्व की हार्ड कोर लाइन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और एक बार फिर से पार्टी में और कार्यकर्ताओं में और संघ के जो लोग हैं उनमें फिर से उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी अगर किसी भी इस तरीके के एनालिसिस पर पहुंचती है कि वो महाराष्ट्र में उसे सीटें चाहिए, हरियाणा में चाहिए, झारखंड में चाहिए, और अगर कांग्रेस नहीं देगी तो हम उत्तर प्रदेश में इस तरीके कोई अलायंस नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली कांग्रेस का के साथ जो उनका अलायंस उत्तर प्रदेश में है, इंडिया अलायंस जो है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और एक चीज और भी है, आप महाराष्ट्र में कितनी सीटें पाएंगे और कितनी सीटें जीत सकते हैं, इसी तरीके से हरियाणा में कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस तरीके की भी चर्चा आ रही है कि हरियाणा में 5 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है, 2 सीटें भी मिल जाएंगी तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब 2 सीटों को आप इलेक्शन लड़ाएंगे, बाय द वे मान लीजिए दोनों जीत जाते हैं या एक सीट आप जीतते हैं, उनकी समाजवादी पार्टी में बने रहने की संभावना कितनी रहेगी। जिस तरीके से आज अलग अलग पार्टियों पर संकट छाया हुआ है, अलग अलग पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपना पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, सारी सिचुएशन आपको क्लियर है। क्या ऐसे में जब कोई भी दल बहुमत नहीं पाएगा या अपनी सरकार की मजबूती के लिए जो भी दल इन राज्यों में सरकार बनाएगा, क्या वो एक विधायक को 2 विधायक को तोड़ करके अपने पक्ष में नहीं मिला सकता है? ऐसी सिचुएशन में समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय विस्तार का सपना है वो और डेंट होगा। अच्छा, एक बात और, समाजवादी पार्टी के लिए ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। मायावती ने भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार किया, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला, लेकिन आप देखें उसका हश्र क्या हुआ। मायावती एक बड़ी ताकत थी पंजाब में, हरियाणा में, इसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी वो कुछ ना कुछ सीटें जीतती रहीं। लेकिन उस राष्ट्रीय विस्तार के क्रम में अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जो है बहुत कमजोर होती चली गई। फोकस आपका जो बेस है आपको वहीं पे करना है। और आप राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और इसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। और आप देखें कि बंगाल में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बंगाल में अपने को मजबूत किया जाए। बंगाल में बहुत कामयाबी भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी को रिप्लेस करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रही है। साउथ में, केरल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार लोकसभा के चुनाव में एक उनके एमपी जीत करके आए हैं, जो कि कलाकार हैं, वहां के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता हैं। लेकिन आप देखें कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता उस तरीके से नहीं मिल पाई। तमिलनाडु में नहीं मिली। आप आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ अलायंस हुआ है, लेकिन वो तेलुगु देशम की जीत है। अगर एक दो सांसद जीत करके आए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साउथ में एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तेलंगाना में परफॉर्मेंस बेटर रहा है आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी साउथ में एक्सपेंड करने में कितना टाइम लग रहा है। कर्नाटक उनका एक बड़ा गढ़ था, कर्नाटक के जरिए से ही वो साउथ में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आज कर्नाटक में भी उनकी सरकार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को राजनीतिक जो यथार्थ है, जो पॉलिटिकल रियलिटी है, उसको समझना होगा। उस रियलिटी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको 2027 के चुनावों में सफलता मिलेगी। और अगर वो रियलिटी से दूर हो जाएंगे और अगर उनके सलाहकार उन्हें पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाने के लिए फोकस कर देंगे तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में उनका फोकस वीक हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ही उनको सरकार बनानी है, ना उनको महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना है, ना हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना है, ना झारखंड में मुख्यमंत्री बनना है। अगर वहां से एक दो विधायक चुनाव जीत भी जाते हैं, पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल भी जाता है, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि वो विधायक जो चुन करके आएंगे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रति लॉयल बने रहेंगे, पार्टी में बने रहेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी जीतती है तो डेफिनेटली वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में होंगे और ये उनकी राजनीति के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी यह है कि वो उत्तर प्रदेश में फोकस करे। उत्तर प्रदेश को 4 जो उसके मेन क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, और आप अवध को भी एक अलग से हिस्सा मान सकते हैं। यहां पर अलग अलग सीटों पर अभी से विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए अखिलेश फोकस करें, यहां की सक्रिय राजनीति में एक्टिव रहें और जन सरोकार से जुड़े हुए विषय जो हैं उनको उठाते रहें और पार्टी को मजबूत निरंतर करते रहें। पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले ही पूरी तैयारी होनी चाहिए, तो उन्हें विधानसभा चुनावों में उसका लाभ मिल सकता है। वरना ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय विस्तार के क्रम में कहीं उत्तर प्रदेश में ही पार्टी ना कमजोर पड़ जाए और फिर आपको विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़े। क्योंकि 2012 का चुनाव आपने विधानसभा का जीता था, 2014 का लोकसभा चुनाव आप हार गए थे, 2017 का विधानसभा चुनाव आप हारे, बुरी तरीके से हारे, और फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। 2024 में आपको डेफिनेटली लोकसभा में एक बड़ी सफलता मिली है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए, लेकिन उसमें राहुल की भूमिका को आप इंकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहुल के चलते ही अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और दलित वोटों का पीडीए के पक्ष में या अलायंस के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट पड़ा। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। इस चीज को भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर के ये मेरा एक एनालिसिस है। कितना समाजवादी पार्टी के लोग इस एनालिसिस से एग्री करते हैं, ये उनका आउटलुक हो सकता है। मैंने अपने पक्ष को रखा है, मैंने अपने विचारों को रखा है। आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।